आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये जूलॉजी है और जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर मतलब होता है कृमि यानी कि केचुआ पालन, और वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा था वो था वर्मी कंपोस्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। आज इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि यदि आप केचुआ खाद बनाते हो तो उसके सिद्धांत क्या क्या है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट बना पाते हैं, केचुआ खाद बना पाते हैं। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ये हमारा हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। आप देख सकते हैं ये कोई अर्थ फॉर्म है। अर्थ फॉर्म में जो हम खासकर सेलेक्ट करते हैं वो आइसेनिया फेटिडा की जो स्पीसीज है, आइसेनिया फेटिडा, ये अर्थवर्म है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये एपिजेइक अर्थवर्म होते हैं यानी कि सॉइल सरफेस पर पाए जाते हैं। और ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट गिरा होता है, पेड़ पौधे के जो पत्ते वत्ते गिरे होते हैं, फल फूल तने गिरे होते हैं ऊपरी सतह पर, या जो हमारे किचन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जो ऊपरी सतह पर गिरे होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में इंजेस्ट करते हैं। और अंदर उनके माइक्रोब्स पाए जाते हैं जी। इसके गट में, आहार नाल में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो फिर मल के रूप में जो निकालते हैं, आप देख सकते हैं ये मल ही इनका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है ये। ठीक, यही वर्मी कास्ट है या वर्म कास्टिंग है या वर्मी कंपोस्ट है। और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ की जो मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता, पानी को रिटेंशन करने की, पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और चूंकि केचुआ वहां पर पाए जाते हैं तो वहां पर एरिएशन अच्छे से होता है, हवा अच्छे से जाता है, एयर अच्छे से जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से जाता है। कुल मिला के उस जगह की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, ये जो वर्मी कास्ट है, केचुए का मल है, इसमें केवल न्यूट्रिएंट ही नहीं पाए जाते बल्कि प्लांट हार्मोन भी मिलते हैं, प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला करके वहां उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। देख सकते हैं आप कमेंट में, द प्रिंसिपल ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग यूजेज स्पेसिफिक अर्थवर्म। यदि आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हो, एक स्पेशल प्रकार का अर्थवर्म चुनना होगा। बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां हैं हमारे पास। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कंडीशनर कॉल्ड वर्मिकास्ट या वर्म कास्टिंग। ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म मिला करके ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, और वर्मी कास्ट बनाते हैं, which are rich in plant nutrient and growth hormone, enhancing soil health and fertility faster than conventional composting। ये जो वर्मी कंपोस्ट बना, ये वर्मी कंपोस्ट हमारे घर में जो पुराने तरीके से जो खाद बनाए जाते हैं, परंपरागत तरीके से जो खाद बनाए जाते हैं, उस खाद से बेहतर होता है ये। ठीक, हम जो घर में बाड़ी में गड्ढा खोद करके साल भर के कूड़े कचड़े को डाल देते हैं, फिर साल के अंत में उसको खाद के रूप में निकालते हैं, उस खाद से ये बेहतर होता है। ठीक है, ये सॉइल की हेल्थ को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अगला देखिए, अर्थवर्म इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, डाइजेस्ट इट विद बेनिफिशियल माइक्रोब इन देयर गट। ठीक, कि ये जो अर्थवर्म होते हैं इस ऑर्गेनिक वेस्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड एक्सक्रेट ईड एज फाइन ग्रेनुलर कास्टिंग, और ये बहुत ही पतली महीन ग्रेनुलर मल निकालते हैं। ए प्रोसेस दैट रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर, एरिएशन एंड सुइटेबल टेम्परेचर रेंज, यानी कि मिजोफिलिक। और इस सभी घटना को होने के लिए केचुआ एक ऐसे माहौल की केचुआ को एक ऐसे माहौल की जरूरत पड़ती है
कि जहां पर वो सर्वाइव कर पाए। और माहौल क्या होता है, केचुआ कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, जहां पर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, जहां पर एरिएशन होगा, जहां पर हवा जिस मिट्टी में जा पाता होगा, ऑक्सीजन जहां पर जा पाता होगा, एंड ए सुइटेबल टेम्परेचर रेंज, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगभग 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि न बहुत कम न बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं मीजोफिलिक टेम्परेचर। ठीक है ना। इस कंडीशन में यदि ये रहता है तो केचुआ बहुत बढ़िया तरीके से खाद बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको सेव कर लेते हैं ये हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला हमारा टॉप हेडिंग है कोर प्रिंसिपल, वो मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, क्या क्या होने चाहिए। तो अर्थवॉर्म डाइजेशन, पहले तो ये अर्थवॉर्म ऑर्गेनिक मैटर को खा के डाइजेस्ट करे, इसके लिए एक स्पेसिफिक अर्थवॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो अर्थवॉर्म कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड स्क्रैप्स, प्लांट डेब्रिस एंड एनिमल मेन्यूर्स। वो भोजन क्या क्या हो सकता है जो केचुआ खाएगा, तो वो हो सकता है हमारे घर के जो खाना बच जाते हैं, किचन के जितने भी वेस्ट सामान होते हैं वो सब, चाहे वो साग भाजी सब्जी के वेस्ट मटेरियल, उसके छिलके वगैरह डंठल वगैरह हो गए, या जो हम खाना पीना करते हैं जो बच जाता है आखिरी में वो, या प्लांट डेब्रिस यानी कि पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते फल फूल, एनिमल मेन्यूस यानी कि जितने भी एनिमल है उनके गोबर, जैसे गाय बैल भेड़ बकरी की गोबर, इन सब को केचुआ भोजन के रूप में खाते हैं। एंड पास देम थ्रू देयर डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर एंजाइम एंड माइक्रोब्स फर्दर ब्रेक डाउन देम। और ये केचुआ अपने आहार नाल से उस भोजन को गुजारते हैं, इसी बीच में यहाँ पर माइक्रोब भी पाए जाते हैं, और वो माइक्रोब भी उसको क्या करते हैं जी, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और इस प्रकार से वो मल के द्वारा बाहर निकालते हैं। जितना डाइजेस्ट हो जाता है उसको, डाइजेस्ट होने के बाद जो बच्चे कुछ मल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला माइक्रोबियल सिनर्जी, माइक्रोबियल सिनर्जी मतलब केचुए के साथ साथ माइक्रोब्स भी काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या एक्टिनोमाइसिटीज वर्क alongside earthworm, enhancing the decomposition and mineralization of waste। ठीक, ये जितना भी वेस्ट है मिनरलाइज करने में बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई जो है वो सब काम में आते हैं। ठीक, अकेले केचुआ नहीं कर पाए, ठीक है, उसको माइक्रोब्स की भी जरूरत पड़ती है। अगला एरोबिक प्रोसेस, इट्स एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस रिक्वायरिंग प्रॉपर एरिएशन थ्रू लेस इंटेंसिव देन हॉट कंपोस्टिंग। भाई इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, बिना ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए तब जाके हमारा अर्थवर्म जिंदा रहेगा, बिना ऑक्सीजन का अर्थवर्म ही डेथ हो जाएगा, मारा जाएगा। तो ये एक प्रकार का एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक, और इसी में बोला देखिए, दो लेस इंटेंसिव देन हॉट कंपोस्टिंग, ये हॉट कंपोस्टिंग की तुलना में कम इंटेंसिव है बोल रहा है। हॉट कंपोस्टिंग मतलब जो गर्म खाद बनाते हैं उसकी तुलना में ये कम इंटेंसिव होता है, इसको टेम्परेचर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, टेम्परेचर 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए मिजोफिलिक कंडीशन, अभी बोला टेम्परेचर की बात किया कि द वर्म थ्राइव एंड वर्क बेस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर अराउंड 10 to 32 डिग्री, 32 का 30 मान के चलिए, आप ऐसे याद करिए, 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास याद रखिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अनलाइक थर्मोफिलिक कंपोस्टिंग, थर्मोफिलिक कंपोस्टिंग में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और ये मिजोफिलिक में कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। मिजो मतलब मध्यम होता है ना। अगला देखिए न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, द फाइनल प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट कंटेन रेडिली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, phosphorus, potassium and micronutrients and beneficial microbes acting as superior fertilizer and soil conditioner। ये जो मल निकलता है इनका, मल में मैं अभी बोला हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
ग्रोथ हार्मोन, प्लांट रेगुलेटर्स, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर माइक्रोब्स भी इस काम को करने में मदद करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर को बनाने के लिए केचुआ और माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज काम में आते हैं। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट देख लीजिए, वर्म। वर्म क्या, कौन सा चाहिए भाई? स्पेसिफिक स्पीसीज लाइक रेड विगलर। अरे रेड विगलर को किस नाम से जानते हो आप? चलिए रेड विगलर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आइसेनिया फेटिडा के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। साइंटिफिक नाम इसका क्या? आइसेनिया फेटिडा। दूसरा हमारे पास है अफ्रीकन नाइट क्रॉलर्स। अफ्रीकन नाइट क्रॉलर्स, ये जो होता है इसका जो साइंटिफिक नाम है यूड्रिलस यूजेनियाई। यूड्रिलस यूजेनियाई, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई, पिछले क्लास में जाइए देखिए। तो दोनों में से कोई भी केचुआ को आप सेलेक्ट करके इसका आप वर्मी कल्चर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को अच्छे से ब्रेक डाउन करके उसका खाद बनाते हैं। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में के रूप में क्या क्या डालेंगे भोजन के रूप में? यहाँ पर भोजन के रूप में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर केचुआ किसको खाएगा देख लीजिए। किचन स्क्रैप्स, हमारे किचन से निकले सारे जितना भी कचरे होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेतों से जितना पत्ते वत्ते डंठल वंठल निकलते हैं सब, लीव्स पत्तियां, फैट टू द वर्म, ये सब कृमियां खाती है। ठीक है ना, जो जमीन के सरफेस पर गिरती हैं, पेड़ पौधे के जितने भी पार्ट होते हैं उन सबको, प्लस एनिमल के खाद को, एनिमल के खाद मतलब एनिमल के गोबर को। इन्वायरमेंट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं इस केचुए को हम लोग? बीन, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वर्मी कल्चर कैसे करेंगे, उसके लिए बीन, प्लास्टिक का या लकड़ी का हमको बीन की जरूरत पड़ेगा। या बेड सिस्टम में कैसे करते हैं, पिछला क्लास पढ़िए। विद कंट्रोल्ड मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर बहुत मायने रखता है, 70 to 80 डिग्री, 70 to 80% मॉइस्चर होना चाहिए लगभग, डिग्री नहीं परसेंट है ना, मॉइस्चर का परसेंट इतना होना चाहिए। मॉइस्ट नॉट सॉगी, मॉइस्ट मतलब नमी हो लेकिन गीला ना हो, गीला होगा तो केचुआ मर जाएगा। आप सोचो केचुआ को पानी के अंदर डाल दोगे ना, केचुआ रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, मारा जाएगा वो। और डार्कनेस की जरूरत होगी, आप जहां भी केचुआ पालन करो वहां डार्क हो। वेंटिलेशन आर क्रूसियल, वेंटिलेशन यानी कि वहां पर हवा जा पाए, ऑक्सीजन जा पाए, एरिएशन हो पाए, रेस्पिरेशन कर पाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बीन सिस्टम मेथड से आप वर्मी कल्चर करो या बेड सिस्टम मेथड से वर्मी कल्चर करो। मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें होगा तो वहां पर हमारा केचुआ बहुत ही बेहतर ग्रो करेगा। अगला देखिए द रिजल्ट, आखिर में क्या बनता है? वर्मी कास्ट। वर्मी कास्ट ये देखिए आप, रियल वाला, जब वर्मी खाद डालते हैं तो प्लांट का ग्रोथ कितना बेहतर होता है, देखिए ये कितना जबरदस्त ग्रोथ करता है। कमेंट पढ़ लेते हैं। ए स्टेबल न्यूट्रिएंट डेंस अर्थी मटेरियल, ये बहुत ही स्टेबल होता है और न्यूट्रिएंट डेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट पाई जाती है। अर्थी मटेरियल मतलब मिट्टी में पाने वाला मटेरियल है ये। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन एंड एरिएशन, इस खाद को, इस वर्मी कंपोस्ट को जिस भी मिट्टी में छिड़काव करते हो उस मिट्टी को बहुत हल्का बना देता है, स्पंजी बना देता है, जिसकी वजह से उसमें एरिएशन हो पाता है, पानी गिरता है तो पानी रुक जाता है, रह जाता है, यानी कि वाटर रिटेंशन हो जाती है, एरिएशन हो जाती है, सॉइल स्ट्रक्चर बेहतर हो जाती है, वहां पर मैक्रोपोर्स बन जाते हैं। अगला देखिए, कंटेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इस मिट्टी में प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है। भाई न्यूट्रिएंट में क्या पाया जाता है, देखिए इसमें क्या क्या खासियत है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, चलिए। न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया। प्लांट हार्मोन में क्या मिलेगा? प्लांट हार्मोन मिलता है हमको ऑक्सीजन, ठीक, और उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी मिलते हैं। बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्या करते हैं जी, हम पढ़ चुके हैं कई बार, ये डिजीज सप्रेशन का काम करते हैं। डिजीज सप्रेशन यानी कि
प्लांट को किसी प्रकार का डिजीज होने नहीं देते, डिजीज फैलाने वाले पैथोजन को मार देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट बूस्ट प्लांट इम्यूनिटी एंड ग्रोथ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि प्लांट को बीमार पड़ने नहीं देते हैं, प्लांट में भी बीमारी नहीं लगने देते, और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें वर्मी कंपोस्ट में पाई जाती है, वर्मी कास्ट में पाई जाती है। और साथ ही साथ ये मिट्टी को और क्या बनाती है बोलने पर, मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ाती है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाती है, बस थोड़ा सा, वाटर रिटेंशन, एरिएशन कराती है, ठीक, सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है। ई, तो ये था हमारा वर्मी कास्ट। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, ये था प्रिंसिपल ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, कि केचुआ खाद बनाने के लिए हमको किस प्रकार की सिचुएशंस की जरूरत पड़ेगी। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का लाभ आगे भी मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।